हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग समसामयिकी का चौथा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें शामिल किया गया है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी समसामयिकी मुद्दे हैं, जो जुलाई 2019 से लेके अगस्त 2020 तक जो भी करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें। आपके तैयारी में ज़रूर ये हेल्पफुल होगा। उम्मीद करेंगे इसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान कर दिया। ठीक है, तो कुशीनगर जो हवाई अड्डा था उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिल गया, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये भी आप पॉइंट रखिएगा। 4th नंबर का है। 3 कौन कौन से हैं? तो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री और नोएडा का जेवर एयरपोर्ट। ये 3 एयरपोर्ट हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल हैं, और नोएडा अभी निर्माणाधीन है, जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से आप लोग को पता है निर्माणाधीन है। तो इसको लेके 4 एयरपोर्ट हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चारों के नाम आपको ऑप्शन में देके पूछ सकता है। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हाल ही में कोविड-19 की वजह से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, यह योजना उत्तर प्रदेश में 31 ज़िलों में शुरू की गई। ठीक है, 31 ज़िलों में इसकी शुरुआत की गई, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये किसके लिए है? तो प्रवासी मजदूरों के लिए है, जो कोरोना की वजह से अपने अपने गंतव्य से वापस यहाँ पे आए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये वर्चुअली उद्घाटित किया गया है, तो आप लोगों को पता है कोरोना में वर्चुअली हो ही रहा है काम सारा। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान ध्यान रखिएगा। ये उद्घाटन पूछ सकता है कि मोदी जी द्वारा या फिर योगी जी द्वारा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई है। ठीक है, तो नवीन छतरी रोजगार किसके लिए है? ये अनुसूचित जाति दलित वर्ग के लोगों की विकास के लिए है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो जो भी प्रशिक्षण करता हैं उनके लिए योजना चलाई गई है, और वो प्रशिक्षण करना जो ITI से प्रशिक्षित 85,000 युवकों को अप्रेंटिस कराने वाली कंपनियों को, ठीक है, जो हम कंपनियां अप्रेंटिस कराती हैं अपने यहाँ, उनको 2,500 प्रति माह प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अप्रेंटिस के लिए उनको स्किल डेवलप करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को, संबंधित प्राइवेट कंपनियों को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए प्रशिक्षु को, ठीक है, जो कंपनी होगी अपना पंजीकरण इस योजना के तहत कराना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस योजना के तहत 1,000 रुपये राज्य की तरफ से दिए जाएंगे और 1,500 रुपये केंद्र की तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, और इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही युवा उद्यमिता विकास अभियान भी चलाया गया था। ठीक है, युवा उद्यमिता विकास अभियान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, युवा उद्यमिता विकास। ठीक है, इसका भी नाम इसके साथ ऐड कर लीजिएगा, युवा उद्यमिता विकास और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो युवा विकास अभियान के अंतर्गत प्रदेश को युवा हब बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था बजट में। तो बजट हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें इतना ही पॉइंट थे आपको ध्यान रखने के लिए, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। बनारस के पहले और साथ ही देश का पहला, ठीक है, बनारस में प्रदेश के पहले और देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय जुलाई 2020 में लिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये देश का पहला है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखें। कौशल विकास विश्वविद्यालय, ठीक है,
स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना बनारस में होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये इसका निर्णय जुलाई में लेगा तो उसका कोई मतलब नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है, तो बनारस में। अगला है उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग। ठीक है, इसका गठन भी प्रस्तावित था उसमें आर्थिक बजट में। ठीक है, तो ये उसका प्रस्ताव था बजट में। इसमें क्या था, मंत्रिपरिषद की बैठक में कामगार और श्रमिक आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। इस नवगठित आयोग से कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री या उनके द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष कौन रहेगा उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का, तो आपके मुख्यमंत्री होंगे या फिर उनके द्वारा कोई मनोनीत कैबिनेट मंत्री होगा। ठीक है, और साथ ही श्रम योजना मंत्री इसके संयोजक होंगे और साथ ही 2 उपाध्यक्ष भी होंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें 2 उपाध्यक्ष भी होंगे। वो उपाध्यक्ष कौन कौन होंगे, तो उपाध्यक्ष जो संबंधित होंगे आपका लघु और मध्यम उद्योग मंत्री होंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नंबर जो होगा वो होगा गरीब और कल्याण मंत्री से। ठीक है, तो ये 2 जो होंगे इसके उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा या फिर उनके द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, और साथ ही जो श्रम मंत्री होगा, जो लेबर मंत्री होगा, वो इसका संयोजक होंगे, और जो औद्योगिक विकास और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री होंगे वो होंगे उपाध्यक्ष। ठीक है, 2 उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही सदस्यों में कौन रहेगा, तो कृषि मंत्री रहेंगे, ग्राम विकास मंत्री रहेंगे, पंचायती राज मंत्री रहेंगे, कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव होंगे, और सेवा योजना शामिल होंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, इसमें पॉइंट्स पूछा जा सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग, ठीक है, नया गठित हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है UPSSF। ठीक है, UPSSF इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की CISF की तर्ज पर गठित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये CISF की तरह काम करेगा, जो इंडस्ट्रियल के लिए होता है, इंडस्ट्रियल सुरक्षा के लिए। नया प्रस्तावित सुरक्षा बल UPSSF प्रदेश में जनपदीय न्यायालय में होंगे, उसके अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन की सुरक्षा में होंगे, औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा में, हवाई अड्डों पे होंगे, धार्मिक स्थलों पे व अन्य संस्थानों की सुरक्षा हेतु प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पुलिस का भार यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, अलग से एक ये आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा, फोर्स गठित करने का। तो इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस के भार को कम करना और दूसरे क्षेत्रों में दूसरे आयोग के, इस आयोग के लोगों को वहाँ पे सुरक्षा हेतु लगाना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है देश का पहला, ठीक है, देश की बात हो रही है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पशु युद्ध स्मारक। ठीक है, पशु, जो भी पशु हमारे करगिल में, युद्ध में या फिर विभिन्न अभियानों में वो मर जाते हैं, ठीक है, शहीद हो जाते हैं, उनके लिए भी स्मारक की व्यवस्था की गई है। तो ये पहला स्मारक मेरठ में स्थापित होगा, ध्यान रखिएगा, मेरठ उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे रेमाउंट एंड वेटनरी कोर्स सेंटर है, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी गतिविधियों में सेना की मदद की। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। महाराजगंज जिले में नवंबर 2019 में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, महाराजगंज में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा के पिंजौर में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र अवस्थित है, और उत्तर प्रदेश में पहला महाराजगंज जिले में होगा, जो गोरखपुर से बहुत ही नज़दीक है। अगला है 12वें शहरी, ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, 12वें शहरी मोबिलिटी सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 का आयोजन लखनऊ में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसका
उद्घाटन आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 12वें शहरी मोबिलिटी सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। अगला है पुलिस मुख्यालय लखनऊ में नवंबर 2019 में 45वें नंबर का ध्यान रखिएगा अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है, यह दूसरा अवसर है जब लखनऊ में सम्मेलन हुआ है। पहला हुआ था 97 में। ठीक है, तो बहुत सालों बाद हुआ है, ध्यान रखिएगा। 97 में फर्स्ट हुआ था लखनऊ में, उसके बाद ये सेकेंड है। 45वें नंबर का अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस। अगला है उत्तर प्रदेश में नोएडा में प्रस्तावित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका निर्माण PPP मॉडल के तहत हो रहा है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जा रहा है, जिसके निर्माण में स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, इसको मौका मिला है। ठीक है, कई लोगों की बोली लगाई गई थी, लेकिन इसने वहाँ पे काफ़ी भारतीय कंपनियों को पछाड़ के इसने ये हासिल किया है, तो ये निर्माण करेगी इसका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल। ठीक है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। अगला है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिलों में, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, दो नाम याद रखिएगा, लखनऊ कैपिटल हो गया और गौतम बुद्ध नगर नोएडा जिलों में जनवरी 2020 में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्वीकृत की जाएगी, मतलब लगाई जाएगी। ये अन्य राज्यों में चल रहा है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए वहाँ पे दो तरह की शासन व्यवस्था लगाई जाती है। तो यह हमारे यहाँ लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर दो जिलों में लगाई जाएगी पुलिस आयुक्त कमिश्नरी व्यवस्था। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। अपर पुलिस महानिदेशक सुजीत पांडे लखनऊ के, और दूसरे अपर आयुक्त हैं आलोक सिंह गौतम बुद्ध नगर के, पहले पुलिस आयुक्त नियुक्त होंगे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, सुजीत पांडे लखनऊ और आलोक सिंह गौतम बुद्ध नगर। ये प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत किसी विशेष ज़िले में, सामान्यतः महानगरों में ऐसा होता है, जो शक्तियाँ प्रशासनिक अधिकारियों के पास होती है, जैसे DM वगैरह के पास, वह शक्तियाँ पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती है। ठीक है, और आयुक्त प्रणाली के तहत होता है क्या है, पुलिस आयुक्त जो होता है वो जिला अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि सीधे वो सरकार को रिपोर्ट करता है। ये इसकी खासियत थी। और बाकी आप लोग को ध्यान रखना है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। गोरखपुर के खाद कारखाना परीक्षण में, ठीक है, गोरखपुर में ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले ठीक है, प्रदेश का पहला है ये PSC महिला बटालियन भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, पहले PSC महिला बटालियन भवन। ठीक है, तो इसमें सारी तरह की सुविधाएं होंगी जो अन्य बटालियंस में भवन्स में होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, PSC महिला बटालियन जो प्रदेश में पहली होगी वो गोरखपुर में खोली जाएगी। अगला है कैबिनेट की बैठक में घाघरा नदी का नाम बदल कर सरयू नदी करने का प्रस्ताव है। ठीक है, और इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। ठीक है, मंजूरी कहाँ से मिलेगी? मंजूरी मिलेगी केंद्र सरकार से। ठीक है, तो घाघरा का नाम सरयू रखने का प्रस्ताव है। देश में नदी राष्ट्रीय संपदा घोषित है। संविधान के संघ सूची में नदी संबंधी प्रकरण का उल्लेख है, जिस पर निर्णय अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है, केंद्र की अनुमति मिलने के बाद घाघरा की जगह राजस्व अभिलेखों में सरयू दर्ज करा दिया जाएगा। बाकी थोड़ा घाघरा के बारे में डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं, हो सकता है कि अंदर जाके प्रश्न पूछ सकता है आयोग। तो घाघरा नदी नेपाल में कर्णाली के नाम से, चीन में जिगाहलाय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, नेपाल में कर्णाली और चीन में जिगाहलाय। फिर अगला पॉइंट क्या है? यह नदी दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय में माबचाचुंगो, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, माबचाचुंगो हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो घाघरा नदी का उद्भव है माबचाचुंगो हिमनद, जो बलिया और छपरा के निकट 1080 किलोमीटर की लंबाई के साथ मुहाना बनाती है। ठीक है, तो बलिया के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। हिमालय से निकलकर नेपाल में बहती घाघरा भारत में ब्रह्म घाट स्थान पर शारदा नदी से मिलती है। ठीक है, उसी के बाद इसका नाम घाघरा पड़ जाता है। ठीक है, ब्रह्म घाट के बाद ही इसको घाघरा कहा जाता है। फिर बाद में
ठीक है। अयोध्या के इस दाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है। अयोध्या इसके दाहिने किनारे पे, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अयोध्या सरयू के दाहिने किनारे पे स्थित है। अगला है मिर्ज़ापुर के हालिया, ठीक है, हालिया ब्लॉक है। प्रदेश के पहले गौ अभयारण्य, ठीक है, गौ अभयारण्य, पहले गौ अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 16 है उत्तर प्रदेश के 6 आर्द्र भूमि वेटलैंड एक साथ रामसर साइट की सूची में शामिल किए गए हैं, ठीक है। इससे पहले एक था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस समय कितने हो गए हैं, ये 6 हो गया और +1 टोटल 7 हो गए रामसर साइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन शामिल होते हैं एक बार ज़रूर देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कई तरह से इसको। चलिए देखते हैं। अब तक यूपी में सिर्फ एक वेटलैंड अपर गंगा ब्रिज घाट से नरोरा तक घोषित था, लेकिन अब उन्नाव के, ठीक है, आप याद रखिएगा, उन्नाव के नवाबगंज पश्चिम बिहार, ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो उन्नाव में। गोंडा के पार्वती बर्ड सेंचुरी में, मैनपुरी के समन पश्चिम बिहार, रायबरेली के समसपुर पश्चिम बिहार, हरदोई के सांडी पश्चिम बिहार और इटावा के सरसई नावर झील, ठीक है, इटावा के सरसई नावर झील को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसका नाम और प्लेस ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही यूपी के साथ साथ पंजाब के 3 पश्चिमी बिहार, महाराष्ट्र के 1 पश्चिमी बिहार को भी इसमें रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इस समय भारत में कुल 37 रामसर साइट्स हो गई हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 25 अक्टूबर 2019 को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, इस योजना का नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसके तहत हर गरीब की बेटी को जन्म से स्नातक तक पढ़ाई करने पर अलग अलग चरणों में कुल 15,000 मिलेंगे, ठीक है। महिला सशक्तिकरण है और साथ ही बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और उनके स्वास्थ्य से संबंधी बातों पे भी इसमें जिक्र किया गया है। और इसकी देखभाल जो प्रस्तावक हैं शुरुआती तौर पर एनम वगैरह जो गांव की होंगी उनके तहत होगा, ठीक है। इसमें क्या है, योजना के अंतर्गत 3 लाख वार्षिक आय वालों को ही इसका लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है उन्हीं को सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसमें प्रोसेस क्या है मिलने का, तो जन्म के समय 2,000 रुपये मिलेंगे। 1 वर्ष का टीकाकरण अगर आप पूर्ण कर लेते हैं तो 1,000 और मिल जाएगा। कक्षा 1 में एडमिशन करा लिया बच्ची का तो 2,000 मिल जाएगा। कक्षा 6 में प्रवेश करने पे 2,000 और मिलेगा। कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 3,000 मिलेंगे। 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर 2 वर्षीय या कोई भी डिग्री या डिप्लोमा में प्रवेश लेने पे 5,000 रुपये की एकमुश्त किस्त प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कन्या सुमंगला योजना। और क्या इसकी पात्रता, इस योजना के लाभ के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है, केवल यूपी के लोगों के लिए ही है। तथा परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को ही लाभ मिलेगा, ठीक है। 2 से अधिक बेटियां अगर आपके पास हैं तो ये लाभ उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 बेटियों को और 3 लाख की वार्षिक सीमा तय की गई है। अगला है उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार पटना की साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण को दिया गया है, ठीक है, डॉक्टर उषा किरण खान को दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और भी कई पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको एक बार देख सकते हैं। और जैसे कि हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर को दिया गया है। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर मनमोहन सहगल को दिया गया है, ठीक है। बाकी आप ये ज़रूर याद रखेंगे भारत भारती पुरस्कार। अगला है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी दी गई, ठीक है। ये बजट में प्रस्तावित था राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो ये प्रयागराज में खुलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अगला है कोविड-19 के समय मनरेगा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक
मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी लखनऊ में। ये लखनऊ में स्थापित होगी, लेकिन अब इसको चेंज करके मेरठ में इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा चेंज है इसमें। ठीक है, लखनऊ टू मेरठ। ठीक है, अगला पॉइंट है 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया गया 12 जून को। ठीक है, तो बाल श्रमिकों को शिक्षित के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, उनको वहाँ से निकाल के उनको बेहतर पढ़ाई एजुकेशन मिले, उसके लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है। अगला है मिशन चला था वृक्षारोपण का। ठीक है, 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ठीक है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास मोदी जी द्वारा किया गया है, न कि योगी जी द्वारा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये 7 जिलों से होकर गुजरेगा। आपको नाम ही ज़रूर याद रखना है क्योंकि नया उद्घाटित हुआ है। तो पूछ सकता है चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर जाएगा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। अगला है फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रगतिशील कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो प्रगतिशील कृषक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का पहला रात्रि बाजार। ठीक है, नाइट मार्केट कहाँ पे लगाया गया है? तो प्रयागराज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रात्रि में भी दुकानें खुली रहेंगी। अगला है देश की सबसे बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन सबसे ऊंची 63 फीट की दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो चंदौली में है। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जो चंदौली में है। वो भारत की सबसे ऊंची जो है कि प्रतिमा है। ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2019 में रूस की आधिकारिक यात्रा की। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। योगी आदित्यनाथ द्वारा रूस की सरकारी यात्रा किया गया था। ठीक है, तो पूछ सकता है। अगला है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार शुक्ला को। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, अजय कुमार शुक्ला, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अगला है फरवरी 2020 में लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ ध्यान रखिएगा आप लोग। लखनऊ में कई सम्मेलन हुए हैं, आप लोग लखनऊ बार बार आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे। 11वां डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 वहाँ पे मनाया गया है। ठीक है, संपन्न हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 11वां डिफेंस एक्सपो कहाँ मनाया गया? तो लखनऊ में। और इसका थीम क्या था? भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। ठीक है, भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र लखनऊ में संपन्न हुआ। अगला है जून 2019 को कैबिनेट की बैठक में, ठीक है, अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान के नाम से एक नए उद्यान की स्थापना का प्रस्ताव हुआ है जो गोरखपुर में। ठीक है, तो नया उद्यान एक बन रहा है जिसका नाम है अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान और ये अवस्थित है गोरखपुर में। ठीक है, रिहंद जलाशय पे, ठीक है, देश का पहला है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, रिहंद जलाशय पे। ठीक है, और जिसकी क्षमता है 150 मेगावाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 150 मेगावाट की इसकी क्षमता है और ये पहला है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, पानी के ऊपर तैरते हुए संयंत्र होंगे सौर के। अगला है सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मथुरा में, ठीक है, याद रखिएगा, मथुरा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत मथुरा से किया गया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, मोदी जी द्वारा किया गया है। तो मोदी जी द्वारा कई यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं और कई चीज़ों का अनावरण किया गया है यहाँ पे, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मथुरा में भी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, मोदी जी द्वारा। अगला है गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर फिर आ गया बायोफ्यूल प्लांट
गैस बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में बायोफ्यूल प्लांट और गैस बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है पेट्रोलियम मंत्री द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला योलो हेल्थ ATM, ठीक है, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। योलो हेल्थ ATM लखनऊ चारबाग में स्थापित किया गया है। अगला है नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो दीनदयाल से संबंधित 2 टॉपिक आपके पास आ गए हैं। एक उनकी मूर्ति जो चंदौली में लगाई गई है और उनके नाम से पुरातत्व विभाग पुरातत्व संस्थान की स्थापना की गई है, तो ये नोएडा में हुआ है, ध्यान रखिएगा, नोएडा टू चंदौली। ठीक है, अगला है वर्ष 2020 के लिए उत्तर प्रदेश के छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2020 के लिए छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, सम्मानित किया गया है। और मिश्र जी का जन्म आजमगढ़ में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, वे बनारस और किराना दोनों घराने से थे। ठीक है, बनारस और किराना घराना दोनों से संबंध रखते थे और उनकी गायन शैली, मेन शैली उनकी ठुमरी थी और साथ में वो चाल, भजन, दादरा, चैती भी गाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उनकी गायन शैली। और साथ ही पद्म श्री पुरस्कार से भी कई लोगों को सम्मानित किया गया है, तो उनके बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। उनसे संबंधित उनका जो प्रोफेशन है उसको भी पूछा जा सकता है, तो देख लेते हैं। डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय, ठीक है, डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय, इनको चिकित्सा से संबंधित हैं। संजीव बागचंदानी व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं। डॉक्टर नरेंद्र नाथ खन्ना चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से 2 लोग हो गए, पद्मावती और नरेंद्र नाथ। योगेश प्रवीण ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, योगेश प्रवीण। जीतू राय आप लोग को पता है निशानेबाज हैं, ये खेल से संबंधित हैं। मोहम्मद शरीफ समाज सेवा से हैं, एकमात्र समाज सेवा ही यहाँ पे। और दया प्रकाश सिन्हा ये कला से हैं। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा। हरीश चंद्र वर्मा विज्ञान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरीश चंद्र वर्मा विज्ञान शामिल है। ठीक है, इन लोगों का प्रोफेशन जरूर ध्यान रखिए, नेम और उनका रिलेटेड प्रोफेशन कभी कभी पूछ लेता है मैचिंग के लिए भी, और ये किस प्रोफेशन से संबंध रखते हैं तो ये पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने, ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा बजट डिस्कस करेंगे, 19 फरवरी 2020 को अपना चौथा बजट, ठीक है, चौथा बजट था 2020-21 के लिए प्रस्तुत किया। ठीक है, और अब राज्य का अब तक का सबसे बड़ा, ठीक है, 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट था ये। ठीक है, बजट का ये डेटा याद रखिएगा, 5,12,860.72 करोड़। वित्त मंत्री कौन है? तो सुरेश खन्ना हैं। ठीक है, राजेश खन्ना के भाई, मतलब मैं बोल रहा हूँ याद रखने के लिए। ठीक है, पेश किया गया। ठीक है, जो पिछले बजट से 35,159 6.46% अधिक है। ठीक है, तो 19-20 के बजट से ये 6.46% अधिक है, जिसका आंकड़ा है 5,12,860.72 करोड़। ठीक, अगला है बजट में अनुमानित वित्तीय घाटा कितना है? तो 2.97 रहेगा GDP का। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा 2.97% GDP का रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक बजट आवंटन प्राथमिक शिक्षा विभाग को, ठीक है, प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को 55,064.55 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इनको आवंटन दिया गया है। इसके बाद ऊर्जा विभाग को दिया गया है। ठीक है, ऊर्जा डिपार्टमेंट को, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बोर्ड है उसको दिया गया है, तो 55 के बाद सीधे 33,000 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है बजट में राज्य को 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का निर्णय, मतलब लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को रखा गया है इसी बजट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बजट में 10,967 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, 10,967 करोड़ नई योजनाओं के लिए आवंटित किए गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बीच बीच में प्रमोशन करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बजट में मदें जो राजस्व में सबसे अधिक हिस्सा देती हैं, ठीक है, मतलब रुपया सबसे ज़्यादा किस मद से आता है वो आपको देखना है। तो ये है स्वयं का
जो कर राजस्व है वो 33%, पूरे राजस्व के 100% माना जाए तो 33% स्वयं का जो कर राजस्व वसूलती है राज्य सरकार, उससे आता है 33% का हिस्सा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। ठीक है, जो केंद्रीय कर वसूलती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसमें राज्यों का हिस्सा ये 30.4% हिस्सा इसका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे स्वयं का राजस्व, उसके बाद केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। और रुपया जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो कहाँ पे? तो अन्य राजस्व व्यय में। ठीक है, जो भी राजस्व व्यय हैं उसमें 18% मद खर्च कर दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पूंजीगत परिव्यय पर 16.1% ख़त्म किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें जो है कि वेतन सरकारी कर्मचारियों पर खर्च किया जाता है तीसरे नंबर पे। ठीक है, ये दो एटलीस्ट आप लोग याद रखेंगे ताकि पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। अगला है प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे। ठीक है, जो बजट है उसमें 5 एक्सप्रेसवे को निर्माण शुरू करने और उसको रखरखाव के लिए आवंटन किया गया है। तो इसमें 5700 करोड़ रुपये आवंटित हुए। ठीक है, 5 एक्सप्रेसवे को मिला के। और इसमें जो आवंटन है सबसे ज़्यादा मेरठ से जो प्रयागराज तक आ रहा है एक्सप्रेसवे, जो गंगा एक्सप्रेसवे है, जो भारत का सबसे लंबा भी है, 637 किलोमीटर का है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मेरठ से प्रयागराज 637 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे को 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ठीक है, बाकी इसी तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी हम लोग देख ही लिए हैं, मोदी जी ने इसको चित्रकूट में उद्घाटित किया है। और साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, ये सारी इसमें परियोजनाओं में शामिल हैं। ठीक है, ये 5 एक्सप्रेसवे में शामिल हैं। चलिए अगला देखते हैं। सरकार ने बजट में गोरखपुर, ठीक, कॉमा रहेगा, वाराणसी, कॉमा प्रयागराज, मेरठ व झांसी। ठीक है, 5 यहाँ पे दिया गया है डायरेक्ट। कहाँ पे? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, झांसी में मेट्रो ट्रेन की घोषणा की है। ठीक है, इसके लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 5 जगह मेट्रो ट्रेन की घोषणा हुई है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पूर्वांचल में कितने हैं? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज 3 हैं, और एक झांसी बुंदेलखंड रीजन में, एक मेरठ है पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो कानपुर और आगरा मेट्रो है उसके लिए बजट बढ़ा दिया गया है, कुछ प्रावधान उसके लिए भी किए गए हैं। अगला है, प्रदेश में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 7 नए विश्वविद्यालय इस बजट में निर्माण करने की घोषणा की गई है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कौन कौन से हैं। तो लखनऊ में पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय। ठीक है, लखनऊ में पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर, 3 ये नाम क्या है? अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, झलवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, ला यूनिवर्सिटी की। और साथ ही गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय खुलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लखनऊ में 2 हो गए, पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रयागराज में ला यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, मे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना। ठीक है, जिसमें 500 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा नई स्कीम लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, नई स्कीम है, तो इसके बारे में पूछ सकता है। अगला है, बजट में 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की, 10,700, इसको याद रखिएगा, मेगावाट 2022 तक लक्ष्य रखा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 2022 तक 10,700 मेगावाट के सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और क्या इसमें है? इसके लिए बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा 4,000 मेगावाट सौर उत्पादन की क्षमता वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण का प्रस्ताव है। ठीक है, तो आधा लगभग वेटेज, आधा से कम बुंदेलखंड रीजन में
स्थापित होगा सौर प्लांट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बजट में गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपया प्रति कुंटल प्रस्तावित है। अगला है मुरादाबाद में गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मुरादाबाद में की जाएगी। और साथ में गोरखपुर में जो गन्ना शोध केंद्र है उसके लिए भी 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद में स्थापित किया जाएगा। अगला है बजट में गोरखपुर और बदायूं में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। अगला है राज्य में 13 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 13 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 7 यूनिवर्सिटी खुलेंगी, ये भी ध्यान रखिए। जो क्रमशः बुलंदशहर में एक खुलेगा, एक बिजनौर में, एक औरैया में, एक पीलीभीत में, एक लखीमपुर खीरी में, एक कानपुर देहात में, एक ललितपुर में, एक गोंडा में, सुल्तानपुर में, कुशीनगर में, सोनभद्र में, कौशाम्बी में और चंदौली में। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, 13 नए मेडिकल कॉलेज। अगला है ग्रामीण जल पूर्ति मिशन। ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के तहत जल मिशन, जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन है, जल मिशन नहीं है, मिस टाइप हो गया। जल जीवन मिशन में बजट के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। ठीक है, ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के तहत 3000 करोड़ रुपये जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत झांसी से की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे, जल जीवन मिशन की शुरुआत झांसी से की गई थी। अगला है राज्य, ठीक है, राज्य नियोजन विभाग के अंतर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा 20 जनवरी 2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में 5.9% की वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में लगभग 6% की वृद्धि का अनुमान, 5.9% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और साथ ही शक्कर घरेलू उत्पाद GDP 4.4% रहने की उम्मीद की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है मुख्यमंत्री योगीनाथ की अध्यक्षता में 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो नई नीति विकसित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक, ये डेट याद रखिएगा, 2024 तक वर्तमान मूल्य से दोगुना निर्यात करने का है। ठीक है, 2024 तक जितना भी निर्यात हो रहा है उसका दोगुना निर्यात पाने का लक्ष्य करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। इस नीति के तहत क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 से 100 हेक्टेयर तक के फार्म क्लस्टर से हुए उत्पादन का कम से कम 30% अगर कोई निर्यात कर रहा है तो 10 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। उसी तरह खाद्य और प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है उससे होने वाले उत्पादन को अगर 40% निर्यात किया जाता है तो वहाँ भी आपको 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति। अगला है उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ लोगों को बीमा कवर प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो एक हम लोग पढ़े थे मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने के मामले में, और यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ लोगों को बीमा देने के लिए उत्तर प्रदेश दोनों में प्रथम स्थान पे है। तो ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है एक आध पूछ ले इसमें से। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा उत्तर प्रदेश के कुल 71 जिलों की बाल प्रगति सूचकांक 2019 जारी किया गया है। ठीक है, बाल प्रगति सूचकांक 2019 जारी किया गया है किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर को पहला स्थान मिला है और बलरामपुर को सबसे नीचे का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का आपको कैसा लगा? इसमें सारा कवर करने की कोशिश की गई है, फिर भी आप ज़रूर पढ़ते रहिए और बार बार रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग आ गई है तो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम लगे रहिए जी जान से, सबको रिवाइज़ करते रहिए, सारे सब्जेक्ट को, करंट अफेयर्स और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।